तो हेलो एवरीवन, आज हम अ ब्लैक एरोप्लेन के एक्सरसाइजेस देखने वाले हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये जो ब्लैक एरोप्लेन है ये स्टोरी किस चीज के बारे में है और क्या मैसेज देती है। ठीक है, इन शॉर्ट बता देती हूँ कि एक डकोटा प्लेन का पायलट था। वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। इंग्लैंड में उसका घर था और वो बहुत एक्साइटेड था ब्रेकफास्ट करने के लिए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। इतने दिनों बाद वो अपने घर जा रहा था, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने वाला था। रास्ते में जब वो जाता है तब उसको काले बादल दिखते हैं बहुत सारे, मतलब तूफान का मौसम हो रहा था, बारिश का मौसम हो रहा था। तो वो सोचता है कि मेरे प्लेन में इतना फ्यूल, इतना पेट्रोल नहीं है कि मैं ऊपर से या नीचे से, साइड से, इधर से उधर से निकल जाऊं। और अगर मुझे फ्यूल भरना होगा तो मुझे 150 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा और पेरिस कंट्रोल से मुझे फ्यूल भर के लाना पड़ेगा। और अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं लेट हो जाऊंगा, फिर मैं ब्रेकफास्ट के वक्त नहीं जा पाऊंगा, लेट पहुंचूंगा, ऐसा वैसा। तो मैं रिस्क ले लेता हूँ कि मैं अंदर घुस जाता हूँ ये काले बादलों के बीच। फिर वो अंदर घुसता है। जब वो अंदर जाता है तब उसको दिखता है कि वो बिल्कुल देख नहीं पा रहा है। खिड़की के बाहर उसको कुछ नहीं दिख रहा है, अंधेरा है सब तरफ। अपना कंपास उठाता है तो कंपास भी राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूमता है। घूमता है, जिसका मतलब ये है कि कंपास खराब हो गया है। पेरिस कंट्रोल को कांटेक्ट करने का कोशिश करता है तो वो भी नहीं होता है। उसके दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी कुछ काम नहीं करते हैं जो प्लेन में लगे होते हैं। तो वो बहुत डर जाता है, कैसे होगा, क्या होगा। फिर उसको रैंडमली ही, बहुत ही एकदम सडनली, आउट ऑफ नोवेयर, उसको एक ब्लैक एरोप्लेन दिखता है। वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट इसको देखता है और बस बोलता है फॉलो मी। तो फिर ये डकोटा का पायलट सोचता है कि उसको मेरे हाव भाव से, मेरी हरकतों से और मेरी आंखों में देख के उसको पता चल गया होगा कि ये पायलट जो है ये खो गया है, मैं इसकी मदद करता हूँ, तो ये मेरी मदद कर रहा है। तो फिर वो एरोप्लेन उसको लेके जाता है। आधा घंटा 40 मिनट वो उसको लेके जाता है और उसको रनवे का रास्ता दिखाता है। वो एयरपोर्ट पे सेफली लैंड कर लेता है, डकोटा जो अपना रहता है। और डकोटा बहुत थैंकफुल होता है कि उसने उसको बचाया, उसने उसको गाइड किया। और फिर वो जब पीछे मुड़ के देखता है उसको कुछ थैंक यू या बाय वेव करने को, तो ब्लैक एरोप्लेन वहां रहता ही नहीं। तो फिर वो कंट्रोल टावर में जाता है इंग्लैंड के और बोलता है, वो जो एयरपोर्ट होता है वहां के, और बोलता है कि वो जो दूसरे पायलट थे उनसे मेरी बात करा दीजिए ना। अभी वो कहाँ है, वो एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन था, उसके पायलट से कांटेक्ट करा दीजिए, मुझे उनको थैंक यू बोलना है। तो वो लेडी बोलती है, आपको क्या कांटेक्ट करना है, आपके अलावा तो वहाँ कोई आपके अलावा वहाँ कोई और यही नहीं था, क्या बोलते हैं, आपके अलावा कोई और एरोप्लेन वहां था ही नहीं, आपका अकेले का ही था। फिर इसलिए वो डकोटा का पायलट सोच में पड़ गया कि अरे कौन था जिसने मुझे मदद की, कौन था जिसने मुझे गाइड किया, है ना। तो ये ही था स्टोरी शॉर्ट में। ओके, डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो देख सकते हो। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ओके, सो आज हम करेंगे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। ओके, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, रेक्टेंगल करेंगे हम इसको। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, I will take the risk. What is the risk? Why does the narrator take it? देखो, यहाँ ये बोलता है ना कि I will take the risk. ये I will take the risk हाईलाइट करते हैं इसको। I will take the risk, इसको थोड़ा अलग कलर देते, ग्रीन, ब्लू देंगे क्या, ग्रीन देते हैं। हाँ, तो आई विल टेक द रिस्क। तो किस रिस्क की बात यहाँ की जा रही है? तो
The risk the narrator takes is flying directly into a storm. The storm clouds ahead were huge and looked dangerous, and the narrator knew that his plane didn't have enough fuel to fly around the storm or to return to Paris. Despite these risks, he chooses to fly through the storm because he is eager to get home and enjoy a hearty English breakfast, showing his determination to reach his destination despite the dangers. तो रिस्क ये होती है कि वो डायरेक्ट काले बादलों के अंदर घुस जाता है. वो बिल्कुल सोचता नहीं कि मैं सेफली पहुंचूंगा कि नहीं, मेरी जान बचेगी कि नहीं. वो डायरेक्ट जो अपना प्लेन है वो अंदर काले बादलों में घुसा देता है. ठीक है, तो फिर उसका जो एरोप्लेन है उसमें उतना पेट्रोल भी नहीं रहता कि वो काले बादलों के ऊपर से या नीचे से जाए, और फिर वो वापस पेरिस जाके उसको पेट्रोल भरना भी नहीं था और उसको जल्दी घर पहुंचना था. उसको अपने फैमिली के साथ इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाना था. बहुत ऐसे मर रहा था वो ब्रेकफास्ट खाने के लिए, एकदम तड़प रहा था वो ब्रेकफास्ट खाने के लिए. तो वो जाता है वो, तो इसलिए वो इतना मतलब ही वॉज सो डिटरमिन्ड टू रीच बिफोर द ब्रेकफास्ट टाइम दैट ही लिटरली took his aeroplane into the storm. मतलब इतने काले बादल थे, इतने डेंजरस दिख रहे थे. उसने बिल्कुल he did not give a second thought कि नहीं, मैं अगर काले बादलों में अपना प्लेन लेके जाऊंगा तो फिर मेरा कंपास काम नहीं करेगा, नेटवर्क नहीं मिलेगा, तो मैं किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, और उसने जो भी रिपरकशंस होंगे उसके बारे में सोचा ही नहीं. उसने डायरेक्ट अपना प्लेन अंदर उड़ा के ले गया. तो यही थी रिस्क जिसकी बात नैरेटर कर रहे हैं. और क्यों ली? क्योंकि ब्रेकफास्ट खाने के लिए ली. यार सिंपल सी बात है, अगर ब्रेकफास्ट में नहीं भी पहुंचता, लंच पे तो पहुंचता. और वैसे भी क्या, अगर वो घर पे बोलता कि नहीं ब्रेकफास्ट का भले ही टाइम हो गया पर मुझे कुछ ब्रेकफास्ट बना के दो, मुझे मेरी फेवरेट डिश बना के दो, तो वे घर वाले उसके बना के नहीं देते क्या? पर इसने लिटरली अपने इमोशंस के चक्कर में खुद की जान दाव पे लगा दी. Describe the narrator's experience as he flew the aeroplane into the storm. As the narrator flew into the storm, everything around him became pitch black and visibility dropped to zero. The aeroplane was shaking and twisting violently. The compass stopped working, spinning around uselessly, and soon all his other instruments failed as well. His radio was dead, leaving him completely isolated in the storm, lost and unable to navigate. The situation was extremely frightening and disorienting for him. जब वो बादलों के अंदर घुसा तो फिर हर तरफ अंधेरा छा गया था, वो देख ही नहीं पा रहा था, और उसका जो एरोप्लेन था उसका बैलेंस भी जा रहा था, ऐसा हिल रहा था एरोप्लेन, और वो बहुत डरा हुआ था. उसका जो कंपास था वो डायरेक्शन चेक कर रहा था, तो वो भी काम नहीं कर रहा था, और मतलब वही कंपास राउंड एंड राउंड हो रहा था. और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी फेल्ड हो गए. उसने पेरिस कंट्रोल को कांटेक्ट करने का ट्राई किया तो वो भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि नेटवर्क इशू था बहुत ज़्यादा, और बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स जब वो देख रहा था तो वो भी कुछ काम नहीं कर रहे थे. और वो इतने सारे काले बादलों में, इतने अंधेरे में वो अकेला ही था उधर, और उसको बहुत डर लग रहा था और उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूँ, मैं आगे कैसे जाऊँ, मैं आगे कैसे बढ़ूँ. तो ये सिचुएशन थी जिसमें वो मतलब अंदर गया था. और देखो ये जो आंसर है ये ऐसे अच्छे वर्ड्स में ही लिखना और अच्छी वोकैबुलरी यूज करना. प्लीज ऐसे बच्चों जैसे वोकैबुलरी मत यूज करना, क्योंकि अगर आप 10th में हो तो आपको अच्छी वोकैबुलरी यूज करना एक्सपेक्टेड है. और सीबीएसई का 1 मार्क वोकैबुलरी पे रहता है. लोगों के मार्क्स क्यों कटते हैं 10th में स्पेशली? क्योंकि वो ऐसे ही वोकैबुलरी नहीं यूज करते. जैसे ये हो गया हार्टी. अब हाँ, हार्टी हार्टी का मतलब बहुत अच्छा, बहुत ही एक अच्छा. ये तो हार्टी का मीनिंग होता है बहुत अच्छा, बहुत डिलीशियस. ओके, तो अच्छी वोकैबुलरी यूज करो, ओके, ताकि आपके मार्क्स बढ़े. वोकैबुलरी के वजह से हमारा आंसर बहुत इम्प्रूव हो जाता है और एग्जामिनर के ऊपर भी बहुत एक अच्छा इफेक्ट जाता है. तो क्वेश्चन नंबर 3, why does the narrator say I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? The narrator says this because
because after his harrowing experience flying through the storm in his old Dakota, he is relieved and thankful to have landed safely. The flight had been dangerous and terrifying with malfunctioning instruments and an unknown black aeroplane guiding him. After such a tense situation, he feels no regret leaving the plane behind as he walks away safely. तो नैरेटर कहते हैं कि आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, मतलब जब मेरी लैंडिंग हुई तब मैं बिल्कुल सैड नहीं था जब मैं बाहर निकला वो ओल्ड डकोटा। कैसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस था फ्लाइंग का, जो इतना दूर से वो ट्रैवल करके आए थे, प्लेन उड़ा के आए थे, वो बहुत ही टेरिफाइंग था क्योंकि उन्होंने अपना मतलब उन्होंने खुद ही के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली थी, किसी और को नहीं ब्लेम कर सकते हम। तो बहुत ही टेरिफाइंग, हैरोइंग, हॉरिफाइंग, बहुत ही हॉरिबल एक्सपीरियंस था उनका। और फिर पर वो तब भी बहुत ग्रेटफुल थे कि नहीं, मैं सेफली वापस तो आ गया, चलो अब मैं अपने घर तो पहुंच जाऊंगा, मेरी जान तो बची कम से कम टपक तो नहीं गया मैं। सो यस, इसके वजह से वो सेफली पहुंचे। इसके वजह से वो कहते हैं कि मैं मतलब इतना ऐसा लगा कि चलो मेरी जान छूटी, तो मैं बहुत खुशी से वो डकोटा से उतरा और मैं वो कंट्रोल टावर के पास गया पूछने कि वो दूसरे पायलट के बारे में, ब्लैक एरोप्लेन के पायलट के बारे में। तो हमें आंसर में इतना ही लिखना है कि नैरेटर सेज दिस बिकॉज आफ्टर हिज हैरोइंग एक्सपीरियंस फ्लाइंग थ्रू द स्टॉर्म इन हिज ओल्ड डकोटा ही इज रिलीव्ड एंड थैंकफुल टू हैव लैंडेड सेफली. द फ्लाइट हैड बीन डेंजरस एंड टेरिफाइंग विद malfunctioning instruments and an unknown black aeroplane guiding him. After such a tense situation, he feels no regret leaving the plane behind as he walks away safely. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, what made the woman in the control center look at the narrator strangely? जब नरेटर अपने घर पहुंचे, मतलब घर नहीं, एयरपोर्ट पे उन्होंने लैंडिंग की, तब वो सबसे पहले कंट्रोल टावर के पास गए और उन्होंने वहाँ पे जो लेडी थी, जो इंचार्ज थी वहाँ की, उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए कि जो दूसरा वो ब्लैक एरोप्लेन था उसका पायलट कौन था, मुझे उस पायलट से कांटेक्ट करा के दीजिए क्योंकि उन्होंने मेरी मदद की है एंड आई रियली वांट टू थैंक हिम. तो इस पर वो वुमन उनको अजीब तरीके से देखने लगी. तो ऐसा क्यों हुआ, तो यही हमको ये क्वेश्चन में आंसर करना है. The woman in the control center looked at the narrator strangely because according to the radar, no other aeroplane besides his had been flying that night. The narrator was asking about another pilot who had helped him during the storm, but she knew that no such plane had been in the sky, which puzzled her and made the situation seem mysterious. तो जब अपने जो ऑथर है वो उस लेडी को पूछने गए कि कौन था वो दूसरा पायलट जो चला रहा था, जो प्लेन उड़ा रहा था, जिसने मेरी मदद की, तो फिर वो सोचने लगी कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं. और उसने उनको बताया कि अरे आपका जो एरोप्लेन था वो दैट वाज द ओनली एरोप्लेन, आपका ही एक एरोप्लेन उड़ रहा था उस स्टॉर्म में, मुझे रेडार पे कोई और एरोप्लेन तो दिख नहीं रहा. तो ये इससे सिचुएशन बहुत ही मिस्टीरियस बन गई. क्या पता वो सोच रही हूँ ये आदमी पागल तो नहीं हो गया, इतने तूफान से उड़ के आया है, तो उसको लग रहा होगा मेंटल तो नहीं होगा, दौरे तो नहीं छूट रहे इसको, ऐसा हो सकता है. ऐसा मैं बोली, ऐसा लिखना नहीं बेटा एग्जाम में, ऐसा लिखना नहीं, ठीक है, नहीं तो मार पड़ेगी मुझे. तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, who do you think helped the narrator to reach safely? Discuss it among yourselves and give reasons for your answer. आपको क्या लगता है कि कौन था जिसने मदद की? The mysterious pilot in the back aeroplane appears to be a supernatural or unexplained entity. Since no other plane was detected by the control center, it could be that the pilot was a guardian figure or a manifestation of the narrator's subconscious mind guiding him through the storm. Some may believe that it was divine intervention or a mysterious phenomenon that helped the narrator. The exact identity of the black aeroplane pilot is left open to interpretation, adding to story's intrigue. Intrigue मतलब वही इंटरेस्टिंग होना किसी चीज का. तो ये जो पायलट है वो क्या कहता है कि पायलट कुछ कहता नहीं है, जो पायलट है जिसने अपने डकोटा पायलट की मदद की, जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट है, वो
बहुत ही एक मिस्टीरियस, मतलब एक रहस्यमयी चीज हो गई ये कि कौन होगा वो सच में। हम बोल सकते हैं क्या पता सच में ऐसा कोई एरोप्लेन हो और रेडार उसको डिटेक्ट ना कर पाया हो, या क्या पता ऐसा भी हुआ हो कि भगवान ने किसी को भेजा हो, उस मतलब उसका भगवान पे इतना बिलीव होगा वो डकोटा पायलट का कि भगवान ने सच में किसी को भेज दिया। या हम ये भी चीज बोल सकते हैं कि कोई था ही नहीं, वो तो डकोटा पायलट का भ्रम था, वो उसका मतलब क्या बोलते हैं, उसको बस एक इल्यूजन हुआ कि नहीं कोई मुझे गाइड कर रहा है, कोई मुझे ले जा रहा है, पर रियल में शायद वो उसकी अंतरात्मा थी जिन्होंने उसको मदद किया। कोई सुपर नेचुरल चीज या मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है। एंड इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन कि आपको जो इंटरप्रेट करना है, जो सोचना है आप सोच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अपने ऑथर ने भी हमें फिर बाद में वो राज खोला नहीं कि क्या है इसके बाद, कौन था वो पायलट, क्यों आया था वो उसी जगह पे, वो दोनों क्यों मिले, ये ऐसा कैसा कोइंसिडेंस था कि दोनों एक ही जगह तभी मिले। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ठीक है ये इसके पास फ्यूल नहीं था अपने डकोटा पायलट के पास, तो वो तो डायरेक्ट बादलों में घुस गया। पर ये जो है अपना ब्लैक एरोप्लेन का पायलट, उसके पास तो फ्यूल होगा, या फिर तो वो क्यों इतने तूफानों में घुसा, वो क्यों काले बादलों में घुसा, क्यों उसके पास भी फ्यूल नहीं था, और वो दोनों एक ही जगह पे कैसे मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। और ये जो डकोटा पायलट था उसने तो उसको कुछ बोला भी नहीं कि अरे मैं मुसीबत में फंसा हूँ भैया मुझे मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, उसने कुछ बोला भी नहीं। वो पायलट ने बस उसके तरफ देखा, ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने, और बस बोला फॉलो मी, और ये पीछे पीछे जाता भी चला गया, और उसने उसको अच्छे से गाइड भी किया, और डकोटा का जो पायलट था वो सेफली पहुंच भी गया। ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये आप ही सोचिए, आपको क्या लगता है, डू टेल मी इन द कमेंट्स। स्टडी दी सेंटेंसेस गिवन बिलो, दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, inside the clouds everything was suddenly black, in the black clouds near me I saw another plane, the strange black aeroplane was there. The word black in sentences A and C refers to the very darkest color, but in B and D here it means without light or with no light. Black has a variety of meanings in different contexts. For example, A, I prefer black tea means I prefer tea without milk. B, with increasing pollution the future of the world is black means with increasing pollution the future of the world is very depressing or without hope. Now try to guess the meanings of the word black in sentences given below. Check the meanings in the dictionary and find out whether you have guessed right. देखो इंग्लिश ग्रामर में कभी भी कैसा होता है कि एक शब्द के बहुत ज़्यादा मीनिंग निकलते हैं। जैसे किसी कॉन्टेक्स्ट में हम उस वर्ड को यूज़ करेंगे तो उसका मीनिंग अलग निकलेगा, और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो वो अलग निकलेगा। ओके, सो जैसे ब्लैक है, फर्स्ट सेंटेंसेस में दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन, तो ब्लैक माउंटेन किसको बोला हुआ है, बादलों को। तो बादल जो थे वो काले कलर के थे, क्योंकि ऑफकोर्स वो बारिश लाने वाले बादल थे, वैसे नॉर्मल बादल नहीं थे। और तूफान का मौसम था, बारिश का मौसम था, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे ब्लैक माउंटेन्स। मतलब हम ब्लैक या कलर की बात कर रहे हैं कि वो जो बादल थे वो कौन से कलर के थे, वो ब्लैक कलर के थे। और सी, इन द ब्लैक क्लाउड्स नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, तो यहाँ भी फिर से उसी कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है कि जो क्लाउड है वो ब्लैक कलर के है। ब्लैक मतलब काला, काला जो कलर होता है उसकी ब्लैक कलर है। और जो बी और डी है, inside the clouds everything was suddenly black, so उसमें ब्लैक का मीनिंग है विदाउट लाइट। जहाँ जैसे अगर अपने घर की लाइट चली गई तो हम क्या बोलेंगे, यू नो एवरीथिंग इज ब्लैक, एवरीथिंग इज डार्क। मतलब यहाँ ब्लैक का मीनिंग ऐसा नहीं कि काला कलर, मतलब यहाँ कोई लाइट नहीं है, मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ, दूर दूर तक कुछ नहीं देख पा रही हूँ, पूरा ब्लैक पूरा डार्क दिख रहा है, तो उसको भी हम ब्लैक बोलेंगे। जहाँ लाइट नहीं है तो उसको भी हम ब्लैक बोलेंगे। तो वही अगर हम बोलेंगे ब्लैक टी, जैसे हम बोलते हैं काली चाय, तो काली चाय मतलब ऐसा नहीं कि देखो काली चाय वैसे देखने में पूरी काली नहीं रहती, वो थोड़ी सी रेड होती है, ठीक है। पर एक बात, हम उसको काली चाय क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें हम दूध नहीं डालते। मतलब ये उसके पीछे का रीजन है। उसमें दूध डालेंगे तो व्हाइट टी हो जाएंगी, मिल्क टी भी बोलते हैं। ओके, बहुत सी जगह ब्लैक टी को रेड टी भी बोलते हैं, पर बहुत जगह व्हाइट टी एक अलग चीज होती है और रेड टी एक अलग चीज होती है। पर वही
ब्लैक टी मतलब जिसमें दूध नहीं है। हम बोलेंगे कि फ्यूचर इज ब्लैक। पता है यार, जो यहाँ ठीक है, हमको ये एक्सरसाइजेज में ब्लैक ये वर्ड यूज किया गया है, पर मोस्टली पता है क्या यूज होता है, डार्क यूज होता है वर्ड की। नो फ्यूचर इज डार्क, देयर इज अ डार्क रूम। हम जनरली ऐसा बोलते नहीं कि इट इज अ ब्लैक रूम, या जैसे किसी रूम की लाइट बंद है या कोई जैसे भूत बंगला है तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे दैट इज अ ब्लैक हाउस, हम बोलेंगे दैट इज अ डार्क हाउस। पर यहाँ हमें एक्सरसाइजेस में ऐसा बोला गया है तो हम देखेंगे इसका क्या मीनिंग है। आई प्रीफर ब्लैक टी मीन्स आई प्रीफर टी विदाउट मिल्क। ओके, तो वही ब्लैक का बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और उसमें जो ब्लैक वर्ड है BLACK, उसका हमें मीनिंग ये करना है। उसका जो मीनिंग है वो हमें पहचानना है। गो हैव अ बाथ, योर हैंड्स एंड फेस आर एब्सोल्युटली ब्लैक। तो वो बोलती है कि जाओ नहा कर आओ, तुम्हारे हाथ और फेस काले हो गए। तो काले हो गए मतलब ऐसा नहीं कि मतलब रंग काला हो गया, कि बहुत मैले हो गए। उस पे मीनिंग यहाँ आएगा वेरी डर्टी और कवर्ड विथ ग्राइम। ग्राइम मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे कीचड़ हो गया है ना, कीचड़ बोलते हैं जिसको हम। तो तुम्हारे हाथ और फेस बहुत खराब हो गए, खेल के आया होगा बच्चा या बच्ची जो भी, तो उसको बोल रहे हैं कि जाके नहा के आओ, योर हैंड्स एंड फेस आर एब्सोल्युटली ब्लैक। द टैक्सी ड्राइवर गिव रतन अ ब्लैक लुक एज ही क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट वाज ग्रीन। तो ट्रैफिक लाइट ग्रीन था, तो फिर हमारा काम है ना कि गाड़ी को जाने देना और फिर हम जाएंगे। ऐसे तो नहीं कि सब वहाँ पे गाड़ी चला रहे और हम यहाँ पे बीच में नाच नाच के आगे जा रहे करके, वैसा नहीं। तो फिर जो टैक्सी ड्राइवर है उन्होंने रतन को ब्लैक लुक दिया। ब्लैक लुक मतलब एंग्री लुक, और फिर ऐसा मतलब जज कर रहे थे उनको देख के कि ओ माय गॉड कैसे लड़का है, इतना बड़ा लड़का है पर उसको रोड क्रॉस करना नहीं आता, या ग्रीन लाइट है और वो रोड क्रॉस कर रहा है। द बम्बार्डमेंट ऑफ हिरोशिमा इज वन ऑफ द ब्लैकेस्ट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ब्लैकेस्ट मतलब बिल्कुल डार्क और बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, ब्रूटल, बारबैरिक जिसको बोलते हैं, बहुत ही ग्रूसम क्राइम, बहुत ही हीनियस क्राइम, बहुत ही मतलब अपने इतिहास में सबसे बुरा, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किसी क्राइम की वजह से हुआ होगा। तो फिर वो हिरोशिमा और नागासाकी का जो अटैक था वो माना जाता है ना। सो वही हम बोल सकते हैं कि ब्लैक का यहाँ मीनिंग है कि सबसे बुरा, सबसे खतरनाक, मतलब पूरे ह्यूमैनिटी के हिस्ट्री में अगर सबसे ज़्यादा डैमेज किसी क्राइम की वजह से हुआ है और जो कि मतलब बहुत जनरेशन्स तक चला है, वो अभी भी चलते आ रहा है, वो है हिरोशिमा और नागासाकी का अटैक। ठीक है, एक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी पर वो इंटेंशनल नहीं था। ओके, वो इंटेंशनल नहीं था, पर हिरोशिमा और नागासाकी के अटैक्स इंटेंशनल थे, इसलिए हम उसको क्राइम्स बोलेंगे, हम उसको एक्सीडेंट नहीं बोलेंगे। और यहाँ पे ब्लैक का मीनिंग होता है कि वन ऑफ द मोस्ट एविल और टेरिबल क्राइम्स। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी फ्यू पीपल एंजॉय हैरोल्ड प्रिंटर्स ब्लैक कॉमेडी। हाँ, मीनिंग अ टाइप ऑफ ह्यूमर दैट फाइंड्स अम्यूजमेंट इन डार्क, सीरियस और ग्रीम सिचुएशन। हाँ, मतलब जैसे हम हंसी मजाक करते हैं तो बहुत से लोग बहुत ही फालतू टॉपिक पे हंसी मजाक करते, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो मजाक करते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो मजाक करते हैं। देखो, जैसे हम डेली लाइफ में किस चीज़ पे मजाक करते हैं, जैसे अब कुछ हो गया, जैसे किसी का कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गया अपने दोस्त का वगैरह, तो हम उसको चिढ़ाते हैं कि अरे ये हो गया था, टीचर ने तुझे सबके सामने डांट दिया था, या कुछ मतलब ऐसे मजाक में। ठीक है, पर हम एकदम सीरियस सिचुएशन पे तो जोक नहीं करते कि नहीं किसी का डेथ हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, फिर हम उस पर जोक्स बनाएंगे। तो ऐसे टाइप्स के जोक्स जो मारते हैं, मतलब उस कॉन्सेप्ट को ही बोलते हैं डार्क ह्यूमर, कि बहुत ही सीरियस टॉपिक पे जोक मारना, किसी के साथ बहुत बुरा हो रहा है और फिर उस पे जोक मारना, किसी की डेथ हो रही है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है और आप उस चीज़ पे जोक मार रहे हो, तो उसको डार्क ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, sometimes shopkeepers store essential goods to create false scarcity and then sell these in black। ये तो बहुत ही मतलब मार्केटिंग का बहुत बड़ा हैक है। मतलब इवन जो ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं उसमें भी ये चीज़, मतलब ये ट्रिक ये लोग यूज़ करते हैं कि वो हमको दिखाएंगे कि स्कैरसिटी है, कि जैसे 10 कपड़े पड़े होंगे, हाँ जैसे कोई फ्रॉक है समझो मुझे अच्छी लगी, वैसे 10 पड़ी होंगी, पर वो ऐप पे क्या दिखाएगा कि ओनली 2 लेफ्ट, ताकि मुझे लगे ओ माय गॉड
फ्रॉक ख़त्म हो जाएगी, मैं जल्दी से बुक कर लेती हूँ। तो यही है स्कैरसिटी का, जो फॉल्स स्कैरसिटी का ये लोग यूज़ करते हैं। तो इलीगली, ब्लैक का मीनिंग है कि ब्लैक मार्केटिंग, मतलब इलीगली वो सेल करते हैं, बस दिखाते हैं ऐसा कि नहीं सिर्फ 2 ही फ्रॉक बची है, सिर्फ 2 ही कपड़े बचे हैं, जल्दी आप ले लो, सेल ख़त्म हो जाएगी, डिस्काउंट ख़त्म हो जाएगा, ओनली 1 पीस लेफ्ट, ओनली 2 पीस लेफ्ट इन स्टॉक वगैरह। तो इसी को हम बोलते हैं ब्लैक को, या इलीगली और ब्लैक मार्केट में। Villagers had beaten the criminal black and blue. बाप रे, मीनिंग सीवियरली लिविंग ऑल द ब्रूजेस ओवर ऑल द बॉडी। तो यहाँ ब्लैक मतलब सिर्फ ब्लैक नहीं, ब्लैक एंड ब्लू ये दोनों को यूज़ किया गया है। मतलब देखो, हम जैसे हिंदी में भी बोलते हैं कि उसको इतना मारा कि वो लाल पीला हो गया, वो काला पीला हो गया। मतलब ऐसा हम जैसे कलर्स यूज़ करके डिस्क्राइब करते हैं किसी भी चीज़ को, कि वो उसको इतना मारा कि जैसे हम बोलते हैं दिन में तारे दिख गए, ऐसा। और फिर कार्टून्स में वगैरह भी दिखाते हैं कि कोई किसी को मारता है तो उसको ऐसे तारे दिखने लग जाते हैं, ऐसे गोल गोल। तो ऐसा होता तो नहीं है, पर वो बस हम इमेजिन करते हैं और हम बस उसको डिस्क्राइब करने के लिए वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ ब्लैक एंड ब्लू मतलब उसको इतना मारा कि उसको पूरे बॉडी में निशान पड़ गए थे, ब्लैक कलर के, ब्लू कलर के, ठीक है। तो यही मतलब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जब विलेजर्स ने, गांव वालों ने एक क्रिमिनल को मारा। जैसे होता है कोई चोरी करके भागता है, फिर कोई गांव वाला या कोई इंसान पकड़ लेता है कि चोर है पकड़ो इसको, तो फिर कोई पकड़ लेता है तो सब उसको मिलके पीटते हैं, तो फिर उसके पूरे बॉडी पे निशान हो जाते हैं ब्लैक कलर के, ब्लू कलर के या किसी और कलर के, पर्पल भी हो जाते हैं किसी किसी के। तो वही, तो उसी सिचुएशन को रेफर करते हुए हम बोल रहे हैं। Question number 2. Look at these sentences taken from the lesson you have just read. I was flying my old Dakota aeroplane. The young seagull had been afraid to fly with them. In the first sentence, the author was controlling an aircraft in the air. Another example is children are flying kites. In the second sentence, the seagull was afraid to move through the air using its wing. तो ये दो जो सेंटेंसेस है, ये जो 2 लेसन हमने पढ़े वहाँ से लिए गए हैं। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है, तो आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। तो जो एरोप्लेन था वो पायलट के हाथ में था, वैसे रैंडमली तो नहीं उड़ रहा था खुद से। कौन चला रहा था डकोटा एरोप्लेन को? वो पायलट चला रहा था, वो चला रहा था, फिर उसने उसको काले बादलों के बीच ले गया वो, ठीक है। और जो दूसरा सेंटेंस है कि यंग सीगल हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, जो यंग सीगल था वो अपने फैमिली के साथ उड़ना चाहता था, पर कैसे, वो डरपोक था ऑफ कोर्स। तो उसके जो भाई बहन थे, छोटे भी भाई बहन थे, उसकी छोटी बहन ने भी उड़ना सीख लिया था, पर वो जो सीगल था उसके पंख बड़े होने के बावजूद भी वो उड़ना नहीं सीख पाया था। और उसके जो मम्मी पापा थे वो अपने बच्चों को उड़ना सिखा रहे थे, पर इसको भी सिखा रहे थे, पर ये बहुत डरपोक था तो इसलिए सीख नहीं पाया था। तो इसको बहुत डर लग रहा था उनके साथ उड़ने के लिए। तो यही, तो बहुत सारे फ्रेजेस जैसे यूज़ होते हैं सेंटेंसेस में। तो हमको कुछ फ्रेजेस दिए हैं, उनका जो मीनिंग है हमको उसके साथ मैच करना है। देखो, ये रही आपकी बुक, ये है वो टेबल जिसमें दिया है, और हमको मैच करना है कि कौन सा मीनिंग कहाँ आएगा, ठीक है। तो ये है फ्लाई अ फ्लैग, मतलब डिस्प्ले अ फ्लैग ऑन अ लॉन्ग पोल। मतलब अगर हम बोलते हैं फ्लाई अ फ्लैग तो उसका मीनिंग होता है कि कोई बड़ा सा जैसे पोल है उसके ऊपर हम फ्लैग लगा रहे हैं, जो कि बहुत लिटरल मीनिंग हो गया। मतलब ये कोई सिंबॉलिक मीनिंग नहीं है, लिटरल मीनिंग है कि सीधी सी बात है, फ्लाई अ फ्लैग मतलब फ्लैग को पोल के ऊपर लगाना। फ्लाई इनटू अ रेज मतलब बिकम सडनली वेरी एंग्री। तो फ्लाई इनटू अ रेज मतलब, देखो रेज मतलब गुस्सा, कि गुस्सा आ गया था एकदम। और जैसे किसको गुस्सा आया था, सीगल के मम्मी पापा को उस पर गुस्सा आ रहा था कि ये उड़ क्यों नहीं रहा है, इसलिए। फ्लाई अलोंग मतलब मूव क्विकली या सडनली, कि जैसे अगर
जैसे सीगल के छोटे भाई बहन उड़ रहे थे, जा रहे थे, तो उसको भी फ्लाई अलोंग करने की इच्छा थी। उसकी भी इच्छा थी कि नहीं, मैं अपने भाई बहनों के साथ उड़ूँ, मैं मछली खुद से पकड़ूँ, मैं खुद से उड़ूँ मैं। पर उसको किस चीज़ का डर लग रहा था? उसको डर लग रहा था कि मैं समुद्र में डूब जाऊँगा, जब मैं कूदूँगा तो मैं समुद्र में डूब जाऊँगा, मेरे जो पंख है वो उड़ ही नहीं पाएंगे, और इवन यू नो आई विल फ्लैप माई विंग्स, मैं उड़ ही नहीं पाऊंगा। वो बहुत डर रहा था, जो अपना छोटा सा सीगल था वो। फ्लाई हाई, बी सक्सेसफुल। हाँ, तो वही अपन बोलते हैं टच दी हाइट्स ऑफ स्काई, ऐसा मतलब बहुत सी चीज़ें बोलते हैं। हाई का मतलब है कि जैसे बोलते हैं हिंदी में भी कि ऊंचाइयों को छुओ तुम, मतलब तुम सक्सेसफुल बनो, तुमको लाइफ में जो चाहिए वो मिले, तुम तरक्की करो, तुमको अच्छी जॉब लगे, तुमको अच्छे मार्क्स मिले, तुमको जो चाहिए वो तुमको सब मिले, तो उसको हम बोलेंगे फ्लाई हाई, बी सक्सेसफुल। तो मतलब सक्सेसफुल होने के सबका अलग अलग डेफिनेशन होता है, पर वही बी सक्सेसफुल, तुमको अच्छे मार्क्स मिले, तुमको अच्छा जॉब लगे, सब अच्छा हो तुम्हारे लाइफ में। जैसे अब आप लोगों की बोर्ड एग्जाम रहेगी, तो वही मैं भी आपको यही बोलूँगी कि फ्लाई हाई, बी सक्सेसफुल, सब अच्छा हो जाएगा। देखो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं भी अच्छे मार्क्स आए तो ठीक है, बिकॉज बहुत से देखो सक्सेस इज नॉट डिफाइंड बाय मार्क्स, पर तभी भी ट्राई करो कि अच्छे मार्क्स आए, नहीं आए तो निराश मत हो, नहीं भी आए तो एटलीस्ट बी हैप्पी कि एटलीस्ट यू लर्नड कि हाउ टू वर्क हार्ड, है ना। फ्लाई द कूप मतलब एस्केप फ्रॉम अ प्लेस, जैसे कोई किसी कैद में है, जैसे कोई किसी को जेल हो गई है, तो फिर वो क्रिमिनल सोचता है कि मैं कैसे भागूं जेल से, कहाँ भागूं, मैं जल्दी से भागूं, मैं एस्केप करूं यहाँ से, तो इसको बोलते हैं एस्केप फ्रॉम अ प्लेस। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3। We know that the word fly of birds and insects means to move through air using wings. Tick the words which have the same or nearly the same meaning. तो देखो ये जो words है ये पूरे मैंने बॉक्स में डाल रखे हैं, जिनका मीनिंग फ्लाई के फ्लाई या उसके मतलब सेम है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अगर आपको आपकी टीचर बोलती होगी कि कॉपी कंप्लीट करके दो, तो आपको ये भी लिख कर देना ही पड़ता होगा, तो इसलिए मैंने ये बॉक्स करके लिखा है। और राइटिंग, हैव यू एवर बीन अलोन और अवे फ्रॉम होम ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, नैरेटिव एक्सपीरियंस इन पैराग्राफ। देखो आप अपना जो एक्सपीरियंस है मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, या फिर आप अपने कॉपी में लिख भी सकते हो। अब मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस मेनली कॉलेज में ही होता है कि कॉलेज में तो ऐसा होता है कि यहाँ मेरे क्लासेस ख़त्म हो गए और यहाँ पे बारिश आ गई, मतलब यहाँ मेरा जाने का समय है और अभी बारिश आ गई, तो फिर क्या करती हूँ, मैं रुकती हूँ, अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी में जाके पढ़ती हूँ, या फिर टाइम पास करती हूँ, स्नैप वैप बनाती हूँ, बस वही करती हूँ मैं। क्योंकि कैसा ऑटो से भी अगर ट्रैवल करना हो तो बारिश में इतना तो नहीं जा सकते, और गाड़ी से तो बिल्कुल नहीं जा सकते, बिल्कुल मुझे बहुत डर लगता है वो बारिश में गाड़ी वाड़ी चलाना, और बहुत ज़ोर से आती है कभी कभी बारिश, बहुत रैंडमली बारिश आ जाती है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में बता सकते हैं कि आप कभी घर से दूर थे और बहुत बारिश आ गई या कुछ हो गया, या कभी आप बारिश में भीगे हो। मुझे तो बहुत अच्छी होती है बारिश में भीगने की, पर क्या करूँ, बैग भी होती है साथ में और बुक्स भी होते हैं साथ में, तो मैं भीगूंगी और उनको नहीं भिगाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसलिए पर कभी अगर मैं घर पे रही और बारिश आई तो शायद मैं भीग जाऊँ और फिर घर पे आके नहा लूँ फिर से, पर ऐसा बहुत कम बार होता है। फिर घर पे बारिश आती भी है तो मैं सोई रहती हूँ, तो रहने दो, फिर कुछ होता नहीं। तो बेसिकली ये अपना लेसन हो गया। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पहले के वीडियो में है, वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और छोटा सा ही लेसन है, आपके सारे लेसन इजी है, बस वो नेल्सन मंडेला का लेसन थोड़ा हार्ड है, बाकी सब लेसन इजी है और आप लोग अच्छे से पढ़ो। और नेक्स्ट वीडियो आएगी जो कि रहेगी ये पोएम के बारे में, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यही नाम है ना उसका, क्या नाम है उसका, हाँ, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये पोएम पे वीडियो आएगी अब नेक्स्ट, जल्दी आ जाएगी। और कुछ टेंशन मत लो, कुछ डाउट वगैरह रहते हैं तो कमेंट में डालते जाओ, मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करते जाऊंगी। सोच रही हूँ कि टेलीग्राम चैनल खोलूँ, पर अब ये भी न्यूज़ आ रही है कि टेलीग्राम बैन होने वाला है, तो क्या पता, देखते हैं, क्योंकि फिर टेलीग्राम चैनल रहेगा तो आपको सारे नोट्स उधर से ही मिल जाएंगे फिर। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।